हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ जीआईटी। तो ये फर्स्ट वीडियो रहेगी जीआईटी की, जिसमें हम देखेंगे कुछ ओवरव्यू अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीआईटी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे ओरल कैविटी से और एक एक करके हम डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं डाइजेस्टिव एनाटॉमी, जिसमें हम पहले देखेंगे एनाटॉमी और फिर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट देखेंगे डीप डाउन कि क्या क्या सेल्स अवेलेबल हैं और कुछ आइडिया लेंगे हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम का। तो शुरू करते हैं। पहले हमें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जिसे हम जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम भी बोलते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक भी बोलते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरल कैविटी, राइट। ये है हमारा ओरल कैविटी, जिसको आप यहाँ पे माउथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से। जब ओरल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में हम देखें तो ये होता है फेरिंक्स, राइट। फेरिंक्स के कुछ पार्ट होते हैं। ये नेजल कैविटी है हमारी। नेजल कैविटी के पीछे जो फेरिंक्स का पार्ट होता है उसे नेजोफेरिंक्स बोलते हैं। ये ओरोफेरिंक्स है जो ओरल कैविटी के पीछे वाला पार्ट है, और यहाँ पे हमारा वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है इधर। ठीक है, लैरिंक्स जिसे हम बोलते हैं। लैरिंक्स के पीछे वाले पार्ट को हम बोलते हैं लैरिंगोफेरिंक्स। ठीक है जी, ओके। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स, ये आता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक में। तो हम यहाँ पे सिर्फ फेरिंक्स लिखेंगे क्योंकि डिवीजन का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ओके, तो हम डाइजेस्टिव ट्रैक पढ़ रहे हैं जिसमें इट स्टार्ट्स विद ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद आता है हमारा फेरिंक्स। ठीक है, फेरिंक्स कौन से वाले पार्ट को बोलते हैं? ये ईसोफेगस यहाँ से शुरू हो रही है, तो इस पार्ट को हम यहाँ पे ओरोफेरिंक्स की बात कर रहे हैं और ये लैरिंगोफेरिंक्स है। ठीक है जी, ओके। तो फेरिंक्स के बाद हमारा कंटिन्यू होता है डाइजेस्टिव ट्रैक इनटू ईसोफेगस। ईसोफेगस, ओके। ईसोफेगस के बाद हमारा स्टार्ट होता है स्टमक। देन वी हैव ए सी शेप ड्यूडेनम। ठीक है, मतलब स्टमक के बाद हमारी शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज ड्यूडेनम, जो कि स्टमक के जस्ट बाद वाला पार्ट है, सी शेप ड्यूडेनम, राइट। ठीक है, अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर जो है इसका डायमेंशन होता है। उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो कि सबसे लॉन्ग होती है, जिसके दो पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम। तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जजनम एंड इलियम। तो इन तीनों को मिलके बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। 25 सेंटीमीटर के करीब ड्यूडेनम होता है हमारा, ठीक है, और 2.5 मीटर के करीब जजनम होता है और 3.5 मीटर के करीब इलियम होता है। ठीक है, ओके। तो रफली 7 मीटर के करीब जो है हमारा ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जब खत्म होती है यहाँ पे, ये ज्वाइन करती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे एक गार्डिंग होती है, ओपनिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिकम। ये जो ओपनिंग है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सिकम। तो यहाँ पे एक वॉल्व जो प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलेंगे, इलियम सिकम में मिल रहा है तो इसको हम बोलेंगे इलियोसिकल वॉल। इलियोसिकल वॉल, ओके। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, कभी कभी सुना होगा, इसमें कलेक्शन हो जाता है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो अपेंडिसेक्टमी करनी पड़ती है, इसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब हमारे पास कोई यूज नहीं है इसका, बट पहले जब डेवलपमेंट के टाइम पे ये पहले होता था। तो वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जो है ज्वाइन कर लेती है। तो ये है हमारा कोलोन, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो ऊपर की तरफ जा रही है उसे हम बोलेंगे असेंडिंग कोलोन, जो ट्रांसवर्सली जा रही है उसे बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन, और जो नीचे की तरफ जा रही है उसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, तो ये सारी ही हमारी है कोलोन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये जो कोलोन है, ये लास्ट इसका पार्ट है सिग्मोइड कोलोन। ये जो एस शेप बन गई है लास्ट में, उसे हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम, और लास्ट में जो है ओपनिंग है एनस। ठीक है, तो ये है हमारा एक बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी। फंक्शंस पे हम आएंगे एक एक करके क्या होता है, लेकिन ये तो हमारी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, राइट, जिसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, हम फूड लेते हैं और वो धीरे धीरे आगे जाके कुछ प्रोसेस के थ्रू जा रहा होता है, और हमारा जो है ये पूरा ट्रैक है। अब ट्रैक के अंदर क्या है, कुछ हमारे जूसेस जो हैं वो सीक्रेट प्योर कर दिए जाते हैं, कुछ और ऑर्गन में बनते हैं वो जूसेस। वो कौन से हैं हमारे?
तो जूसेस का आइडिया होना चाहिए क्या क्या सीक्रेट होता है, और अल्टीमेटली हम यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू देखेंगे कि फूड अगर हम इंटेक करते हैं, फूड इंजेस्ट अगर हम करते हैं तो उस फूड का क्या क्या होता है, एक ब्रीफ ओवरव्यू। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जस्ट हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो अगर हम सिक्रेशंस की बात करें, भाई ट्यूब तो पैसेज का काम कर रही है, बट पैसेज के अलावा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन भी हो रहा होता है इस ट्रैक में, राइट। तो कौन कौन से जूसेस जो है सिक्रेट होते हैं, तो ओरल कैविटी में वी हैव सलाइवा, सलाइवा ठीक है, सलाइवरी सिक्रेशन, हमारा सलाइवा ओरल कैविटी में बन रहा होता है। जब हम खाना खाएंगे, इंजेस्ट करेंगे तो सलाइवा मिक्स होगा। तो यहाँ पे मैस्टिकेशन, हम फूड को मैस्टिकेट करेंगे, हम च्यू करेंगे, चबाएंगे, ठीक है, उसे छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर देंगे और सलाइवा उसमें मिक्स होगा। अब सलाइवा में कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन शुरू कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमारा आता है स्टमक। स्टमक में होता है HCl। HCl सिक्रेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए। एसिड लेस देन 2 pH का एसिड यहाँ पे प्रोवाइड होता है, तो जितने आपने बैक्टीरिया वायरस खाए वो यहाँ पे मोस्टली डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डाइजेशन भी हो रहा होता है क्योंकि एसिड की वजह से ब्रेकडाउन होता है प्रोडक्ट्स का, और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। क्योंकि इन ऑर्गन्स को सेपरेटली एक एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन अभी के लिए ओवरव्यू के लिए आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, सी शेप जो डोडेनम है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है अपना सिक्रेशन प्योर करते हैं, वो क्या है, एक होता है लीवर, लीवर, ठीक है। अब लीवर में बनता है बाइल, ठीक है। अब लीवर में बाइल बनके 2 डक्ट के थ्रू इकट्ठा होता है जिसे हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन करके बनाती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है बाइल बना के और यहाँ पे स्टोर होने के लिए छोड़ देती है, इसे बोलते हैं हम गॉल ब्लैडर। सुना होगा आपने, गॉल ब्लैडर के ऑपरेशंस बहुत होते हैं, है ना। तो ये गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर GB, इसमें बाइल कॉन्सेंट्रेट हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है, और जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी कोई स्टिमुलस आएगा, तब ये यहाँ पे इस डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट ये दोनों ज्वाइन हो जाती हैं और बना देती हैं यहाँ पे ये वाली डक्ट जिसे हम बोलते हैं CBD, कॉमन बाइल डक्ट। ये मैं जानबूझ के ओवरव्यू नहीं कर रही ज़्यादा क्योंकि हम लीवर में फिर से पढ़ेंगे। तो कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइन करती है, यहाँ पे आके ये खुल रही होती है, इधर बाइल डाल रही होती है। तो एक तो हो गया बाइल जो कि इंटेस्टाइन में आ जाता है, राइट। और एक है यहाँ पे पैनक्रियाज, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है लीफ लाइक, ये पैनक्रियाज है, राइट। अब ये भी पैनक्रियाटिक जूस बना रहा होता है और यहाँ पे डाल रहा होता है। तो डोडेनम में यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस, यहाँ से हमारा बाइल, ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर, और इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ विर्सिंग। और एक सेडेंट्री डक्ट भी यहाँ पे खुल रही होती है इधर, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, जो कि काम की नहीं है हमारे लिए, ठीक है, एक्सेसरी है वो। ओके, तो डक्ट ऑफ विर्सिंग खुल रहा होता है। अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन है आपको तो हम लीवर में फिर से डिस्कस करेंगे, लीवर और पैनक्रियाज वीडियो में। ओके, तो अभी के लिए हम ओवरव्यू कर रहे हैं। तो डोडेनम में जो है इंटेस्टिनल जूस तो बन ही रहा है स्मॉल इंटेस्टिन में, साथ में बाइल और पैनक्रियाटिक जूस भी प्योर कर दिया जाता है। तो अब जो भी डाइजेस्ट होके यहाँ आएगा वहाँ पे इंटेस्टिन से, पैनक्रियाज से और बाइल से बहुत सारा सिक्रेशन जो है फूड के साथ मिक्स होगा, प्रॉपर डाइजेशन होगा, और जो भी हमने खाया है, मान लो कार्बोहाइड्रेट खाए तो ग्लूकोज बन जाएगा, हमने फैट्स खाए हैं तो मोनोग्लिसराइड्स बन जाएंगे, ठीक है, हमने अगर प्रोटीन खाया है तो स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड बन जाएगा। तो प्रॉपर ब्रेकडाउन हो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टिन में, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन, डाइजेशन होके फिर एब्जॉर्प्शन भी मोस्टली यहीं हो रहा होता है। उसके बाद जब फूड यहाँ पे आता है हमारे कोलोन में, तो कोलोन में मोस्टली वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, बस वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा होता है इधर, कोलोन में कुछ सीक्रेट नहीं हो रहा होता एक्स्ट्रा, राइट। फिर लास्ट में रेक्टम में आके जो बचता है, पानी भी एब्जॉर्ब कर लिया, सारा काम की चीजें भी एब्जॉर्ब कर ली, अब सिर्फ वेस्ट मटेरियल बचता है जिसे हम बोलते हैं फिसिस, ठीक है। तो ये फिसिस जो है हमारा एनस के थ्रू हम पास करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स। तो मूवमेंट्स क्या क्या होती हैं हमारी इंटेस्टिन में, कौन कौन सी मोटिलिटी पैटर्न्स मिलते हैं, वो सारा आगे हम पढ़ेंगे। तो ये है हमारा ओवरव्यू अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम गट को कहीं से भी कट करते हैं,
तो उसकी जो लेयर्स हैं वो आपको आनी चाहिए, उसमें क्या क्या होता है बेसिकली। तो अगर हम एक पार्ट को, ये हमारी जीआईटी है, ये हमारी ट्यूबिंग है इस तरीके से, और अगर इस ट्यूबिंग के हम इतने से पार्ट को कट करके देखें कि कैसी वो दिखेगी, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है अगर हम ध्यान से देखें तो इस स्ट्रक्चर में बहुत सारी लेयर्स दिख रही होंगी आपको, राइट। अब लेयर्स आपको पता होनी चाहिए कि आखिर ये क्या है लेयर्स। देखो, सबसे बाहर एक फाइब्रस टिश्यू की लेयर है जिसे हम बोलते हैं सिरोजा, फाइब्रस टिश्यू लेयर सिरोजा, राइट। ओके जी। उसके बाद अगर आप देख रहे हो कुछ ऐसे लॉन्ग मसल लेयर है एक, जिसका नाम ही है लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, ओके, मसल लेयर, ठीक है। अब ऐसे ही एक सर्कुलर मसल लेयर भी है, मतलब दो मसल लेयर हैं, जो मसल है वो दो लेयर से मिलके बनी है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मसल लेयर, ठीक है जी। ओके, ठीक है। लास्ट में जो बच गया सर्कुलर मसल के आगे का स्ट्रक्चर, ये है हमारा सब म्यूकोजा। क्यों? क्योंकि म्यूकोजा के नीचे है, इसी में ब्लड सप्लाई, नर्वस सप्लाई होती है, राइट। एंड लास्ट में हमारा ये है जो कि बेसल लैमिना, बेसमेंट मेम्ब्रेन और म्यूकोजा। तो ये जो म्यूकोजा है इसमें एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट होती है ऐसे, ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं म्यूकोजा, ओके। मोस्टली कोलैमिनर एपिथेलियम, टाइप ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट होती है हमारी जीआईटी में। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारी ल्यूमन है, मतलब ये अंदर ल्यूमन थी, ये वाला पार्ट, ये अंदर ल्यूमन है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हमने कट किया, बाहर की तरफ सिरोजा है, फिर मसल लेयर, फिर सब म्यूकोजा और फिर म्यूकोजा। तो ये जो अंदर की तरफ है ये हमारी म्यूकोजा है। और म्यूकोजा अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो हमेशा ही ऐसे फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, फोल्डिंग्स, राइट। तो फोल्डिंग्स क्यों है? क्योंकि ताकि जो हम फूड हमने लिया है, इंजेस्ट किया है, उसको लार्ज सरफेस एरिया मिल जाए, ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए, राइट, ठीक है। तो इसीलिए होता है ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर। तो ये 5 लेयर हैं जो हमें पता होने चाहिए, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, 2 टाइप की मसल लेयर, सर्कुलर एंड बाहर की आउटर जो है लॉन्गिट्यूडिनल और बाहर है सिरोजा। तो ये है मसल लेयर ऑफ जीआईटी, जो कि हर जगह, हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस मोस्टली सेम रहती हैं, जो कि मसल लेयर। कहीं से भी कट सेक्शन करोगे तो मोस्टली यही मसल लेयर मिलेगी, ओके। अब एक बात और है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की, ध्यान से देखो आप। तो यहाँ पे कुछ आपको रेड कलर में यहाँ पे नर्व फाइबर दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले, राइट। तो ये क्या है, हमारे बेसिकली पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ईसोफेगस से लेके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में थ्रू आउट इस ट्यूब के अंदर, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल, इन दोनों के बीच में एक नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है माइंट्रिक प्लेक्सस। प्लेक्सस प्रेजेंट है मतलब बहुत सारी नर्व प्रेजेंट है, राइट, माइंट्रिक प्लेक्सस, राइट। एक और ब्लू कलर में जो मैंने दिखाया है वो भी नर्व प्लेक्सस है। अब इसका नाम है हमारा मेशनर्स प्लेक्सस, ओके। अब इन दोनों के ही नाम, एक और नाम है, अगर आपको बाय चांस सुनने को मिले, इसको बोलते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सस, राइट, और इसको बोलते हैं ओरबैक प्लेक्सस, ओरबैक्स प्लेक्सस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इन्हीं के नाम है ये, राइट। अब हमें क्यों चाहिए? बेसिकली इसको बोलते हैं हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम, मतलब हमारी जीआईटी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पूरा सेपरेट, किसी से लेना देना नहीं है उसका, तो सेपरेट नर्वस सिस्टम है जिसमें 100 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। ये जो प्लेक्सस हैं ये 2 लेयर में ही प्रेजेंट हैं, माइंट्रिक प्लेक्सस एंड सबम्यूकोजल या मेशनर प्लेक्सस। अब ये 100 मिलियन न्यूरॉन हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, देख रहे हो आप, ये रेड वाला माइंट्रिक प्लेक्सस इधर भी सिग्नल भेज रहा है सबम्यूकोजल में, और सबम्यूकोजल इधर भी भेज रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। क्यों? इन दोनों के फंक्शन बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। जब भी
इंटेस्टाइन को मूव करना होगा, कोई मूवमेंट करनी होगी। हमारा जब फूड हम खाते हैं वो नीचे तक पहुंचाया जाता है इंटेस्टाइन की मूवमेंट की वजह से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ऐसे इंटेस्टाइन स्क्वीज होती है और फूड को नीचे भेजती है, फिर यहाँ का पार्ट स्क्वीज होगा, फूड को नीचे भेजेगा, फिर स्क्वीज होगा, फूड को नीचे भेजेगा। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ऐसे ही कई टाइप के मोटिलिटी पैटर्न्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो बेसिकली जितने भी मोटिलिटी है वो सारी हमारा करता है माइंट्रिक प्लेक्सस। तो माइंट्रिक प्लेक्सस इज रिलेटेड टू मोटिलिटी ऑफ गट। ठीक है जी, ओके। मैशनर प्लेक्सस मोटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है उसका। वो क्या करता है, वो हमारा करता है सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, तो यानी जितने भी जूस सिक्रेट होंगे वो सारा करेगा हमारा मैशनर प्लेक्सस। अब ये दोनों ही एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको सिक्रेशन भी चाहिए और आपके इंटेस्टाइन भी मूव होनी चाहिए, तो इसीलिए एक दूसरे से वो लिंक्ड हैं। एक सिग्नल दूसरे को भेजता रहता है तक, क्योंकि दोनों मोस्टली एक ही टाइम पे स्टिमुलेट होंगे, राइट। तो इसको बोलते हैं हम, इन दोनों प्लेक्सस के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक मतलब गट, नर्वस सिस्टम, गट का अपना नर्वस सिस्टम है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, ये जो गट, इसमें नर्वस सिस्टम तो है। अब आप सोचोगे नर्वस सिस्टम तो हमारा सेपरेट है, तो हमारे रफली स्पाइनल कॉर्ड में जितने न्यूरॉन आते हैं उतने न्यूरॉन अप्रोक्स या उससे ज़्यादा न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें जो म्यूकोजा है, जो एपिथेलियल लाइनिंग है, राइट, वहाँ से सिग्नल जो है हमारा इन दोनों प्लेक्सस में जा रहा होता है। मान लो ये सब म्यूकोजल हो गया, राइट, और ये हो गया हमारा माइंट्रिक प्लेक्सस। ठीक है, तो ये दोनों ही प्लेक्सस एक दूसरे से लिंक्ड भी होते हैं ऐसे और ऐसे, एक दूसरे को इनर्वेट कर रहे होते हैं। तो ये माइंट्रिक प्लेक्सस हो गया और ये मैशनर प्लेक्सस हो गया। ठीक है, ये मतलब सिक्रेशन को हैंडल करेगा, ठीक है, और ये मोटिलिटी को हैंडल करेगा। अब क्या होता है, ये सिग्नल कहाँ से आ रहा होता है, ये आपकी गट की लाइनिंग है, ये आपकी गट की लाइनिंग है, राइट। अब यहाँ पे आपने खाना खाया, ये बोलस आ गया, ठीक है, तो ये गट की लाइनिंग स्ट्रेच होगी। अब स्ट्रेच की वजह से सिग्नल दोनों के पास जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रेच की वजह से सिग्नल जाएगा, ये सिक्रेशन को प्रोड्यूस करेगा और माइंट्रिक वाला उसको मूव कराएगा। और मूव करने के साथ साथ कुछ मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहे होते हैं। हमारा जूस सिक्रेट हो रहा है इतना सारा, वो मिक्स भी होना चाहिए और वो फिर मिक्स होने के बाद, अब्जॉर्ब होने के बाद नीचे की तरफ भी जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन इस तरीके से लिंक्ड होते हैं। सिर्फ इतना ही काम नहीं होता इनका। ये जो है, ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अगर आपको एंटेरिक नर्वस सिस्टम में सेपरेट वीडियो चाहिए तो बता देना मुझे कमेंट करके। बट ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम सीधा ही हमारा ब्रेन से कनेक्टेड होता है, सीधा ही। ओके, बहुत सारे जो नर्व एंडिंग्स हैं वो सीधा ही ब्रेन से कनेक्टेड होता है हमारा, लेकिन सिर्फ ब्रेन से नहीं। ये जो है ब्रेन से कनेक्टेड कैसे होता है, देखो, ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम से सिग्नल जा रहा होता है ब्रेन स्टेम में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की दो ब्रांचेस हैं, पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच एंड सिंपैथेटिक ब्रांच। ठीक है, अगर आपको इनकी डिटेल जाननी है तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके नर्वस सिस्टम में और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम देख सकते हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे लिए जो नॉर्मल एक्टिविटी के टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक जो है बहुत जरूरी होता है। सिंपैथेटिक होता है फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स, यानी इमरजेंसी के लिए सिर्फ। तो नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलस आता रहता है हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम को फर्दर स्टिमुलेट करने के लिए। मतलब एंटेरिक अपने आप तो काम करेगा, ये स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड में, और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है और वापस जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट काम कर सकता है वो, कि यहाँ से सिग्नल आया और इसने जाके कॉन्ट्रैक्शन करा दिया, ये फिर स्पाइनल कॉर्ड पे सिग्नल भेजेगा, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिग्नल भेजेगा, वहाँ से पैरासिम्पैथेटिक यानी वैगस आगे जाके इसको और ज़्यादा स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, एक तो चीज़ हो गई ये। दूसरा, ये सीधा ही ब्रेन से कनेक्टेड है, ब्रेन स्टेम से कनेक्टेड है, जो कि ब्रेन से आगे कनेक्टेड है। तो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इनसे डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारा गट के थ्रू। ठीक है, और रिसर्च ने बताया है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस, गट ब्रेन एक्सिस, गट ब्रेन एक्सिस।
ठीक है। ये जो एक्सिस है गट का और ब्रेन से कनेक्शन, इस एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट मिला है साइंटिस्ट को कि ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, बहुत सारे इम्यून रिएक्शंस को दबा सकता है। इम्यून रिएक्शन मतलब जो हमारे लिए खतरनाक हैं वो वाले इम्यून रिएक्शंस को दबा सकता है। जो इनटॉलरेंसेस होते हैं वो इसके डैमेज होने की वजह से होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गट ब्रेन एक्सिस जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डाइजेस्टिव नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस प्ले करता है। गट ब्रेन एक्सिस सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो आते हैं दोबारा से स्ट्रक्चर के ऊपर। हमें अभी मेरा काम था यहाँ पे एंटेरिक नर्वस सिस्टम को बताना आपको, ठीक है। अभी के लिए इसका डिटेल जो है वो हम बाद में देखेंगे। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ये दो प्लेक्सस क्या कर रहे होते हैं वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब बात आती है ये विलाई क्या है, ठीक है। ये विलाई तो दिखाई दे रहे हैं हमें, बट हमें पता तो नहीं चल रहा क्या है, ओके। तो इस विलाई के स्ट्रक्चर को अगर हम जूम करें, ठीक है, तो विलाई में एपिथेलियल लाइनिंग होती है, ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ टर्म्स सुनने को मिली होंगी जिसमें आपको कंफ्यूजन होता होगा, ये टर्म्स हैं हमारी, ये जो फोल्डिंग्स हैं जो आपको दिखाई दे रही है वो होती हैं लाइका सर्कुलरिस। लाइका सर्कुलरिस होती है कि आपको इंटेस्टाइन में फोल्डिंग दिखाई दे रही है बस, लेकिन जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो होता है विलाई। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है विलाई, विलाई, राइट। अब एक विलाई, ठीक है, और ये है दूसरी विलाई, यहाँ पे ये दो विलाई, फाइन। इन दो विलाई के बीच में एक इन्वेजिनेशन प्रेजेंट होता है, ऐसे विलाई ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ डिप्रेसिव एक और लेयर होती है जिसे इन्वेजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इनका नाम है क्रिप्ट्स, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन, ये आपको बार बार कंफ्यूज करेगा। विलाई, क्रिप्ट्स, लाइका सर्कुलरिस एंड माइक्रोविलाई, ये चार चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है, बस मैं वो कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ आपको। तो विलाई है ये वाली, ये जो विलाई हैं, विलाई जो है फोल्डिंग्स हैं, उसमें नीचे की तरफ डिप्रेशन होती है, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसे हम बोलते हैं पेनेथ सेल, पेनेथ सेल्स। पेनेथ सेल्स क्या होते हैं कि ये वो स्टेम सेल हैं जो इंटेस्टिनल सेल्स को बना बना के ऊपर की तरफ भेजते रहेंगे, ओके। तो ये स्टेम सेल है जहां से नए सेल बनते हैं। तो इंटेस्टिन की अगर बात करें तो हर 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन में जो है इंटेस्टिन सेल डैमेज होके टर्नओवर होता रहता है, वो डैब्रीज की तरह निकल जाते हैं विद मूवमेंट्स और नए सेल जो हैं उसकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टर्नओवर बहुत जरूरी है, राइट। तो ये पेनेथ सेल इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रिप्ट्स का काम क्या है, स्टेम सेल के लिए, ओके। अब विलाई क्या है, विलाई में और सारे टाइप के सेल होते हैं। तो अगर इसमें देखें जैसे म्यूकस सेल होंगे, बहुत सारे गोबलेट सेल होंगे, ठीक है। तो जो जो सिक्रेटिंग सेल हैं, ईसी सेल, एंटरक्रोमेफिन सेल है, हिस्टामिन सिक्रेट करता है। हिस्टामिन जो है गट ब्रेन एक्सिस का सिग्नल देने में बहुत हेल्प करता है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं जो आप रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। जैसे मान लो आपने स्टमक में पढ़ा कि एसिड सिक्रेटिंग कोई सेल होता है, तो विलाई में एसिड सिक्रेटिंग सेल मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एपिथेलियल लाइनिंग और टाइप ऑफ सेल वो जगह पे डिपेंड करते हैं कि कौन सी जगह की आप बात कर रहे हो। लार्ज इंटेस्टाइन में सिक्रेशन नहीं होता तो वहाँ नहीं होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, स्टमक में हमारा एसिड सिक्रेटिंग सेल होंगे। तो इस तरीके से जो जो हमारा फंक्शन है लोकेशन वाइज उसके अकॉर्डिंग हमारा विलाई में सेल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता रहता है। बट अगर हम एक सेल की बात करें, एक सेल को अगर हम ड्रॉ करके देखें तो कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा कोलुमिनर एपिथेलियम होगा और उस कोलुमिनर एपिथेलियम सेल के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ये है माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, ओके। तो समझ आ गया। लाइका सर्कुलरिस जो एक्सटर्नल बस स्किन की फोल्डिंग दिख रही है, विलाई जो हमारी रियल सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, और इस विलाई के एक सेल के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो है माइक्रोविलाई। तो ये रियलिटी में सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। और क्रिप्ट्स हैं डिप्रेशंस जो कि स्टेम सेल को इंक्लूड करती हैं। स्टेम सेल रीजनरेट कराता है नए सेल्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अबाउट स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट चीज है कि कैसे कैसे खाना खाने पे रेगुलेशंस होते हैं। तो
जब पूरी जीआईटी हम पढ़ेंगे तो रेगुलेशन हमेशा आएंगे, आपको हर जगह आएंगे। तो एक बेसिक आइडिया ले लो कि रेगुलेशन होता क्या है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 टाइप से रेगुलेशन होते हैं। रेगुलेशन जो है किसी भी सिक्रेशन का होता है, ठीक है। मोटिलिटी का रेगुलेशन कोई नहीं पूछेगा, तो इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट हुआ तो रेगुलेशन ऑफ दैट जूस। एसिड सिक्रेट हुआ तो गैस्ट्रिक एसिड रेगुलेशन बताओ। तो पूरी जीआईटी में जहां जहां सिक्रेशंस होते हैं उसके रेगुलेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमेशा, चाहे आप कोई भी डिग्री कर रहे हो। तो रेगुलेशन जब भी आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आइदर इट कैन बी न्यूरल रेगुलेशन, ठीक है, इट कैन बी हार्मोनल रेगुलेशन, ओके, और इट कैन बी पैराक्राइन रेगुलेशन। पैराक्राइन रेगुलेशन, तो ये 3 टाइप के रेगुलेशन होंगे जिसका बेसिक आइडिया कर रहे हैं हम। यहाँ किसी की रेगुलेशन नहीं करेंगे हम, ठीक है। न्यूरल रेगुलेशन क्या होता है कि एक नर्व ने एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है आके इफेक्ट दिखा रहा है ऑन ईएनएस, इसको बोलेंगे हमारा न्यूरल, ओके। हार्मोनल रेगुलेशन क्या है कि हमारे जीआईटी के ही कुछ सेल्स हैं जो हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं, जैसे गैस्ट्रिन हार्मोन है। अब हार्मोन है तो ऑब्वियसली वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से टारगेट कोई भी सेल है मान लो, उसके ऊपर जाके एक्ट करेगा और फंक्शन कराएगा। ये लोकल भी हो सकता है जहां से सिक्रेट हुआ उसी के साथ में कोई सेल हो, टारगेट सेल, और या फिर दूर भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे गैस्ट्रिन हार्मोन है, गैस्ट्रिन एसिड सिक्रेशन को भी बढ़ाता है, इंटेस्टिनल जूस जो है वो भी सिक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है, और हमारा स्टमक की मोटिलिटी को भी बढ़ाता है, वो आप आगे पढ़ेंगे, ओके। तो ये हो गया हार्मोनल। मतलब क्या है, मैं वे ऑफ कम्युनिकेशन बताना चाह रही हूँ आपको कि नर्व ने अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट किया, अगर उसकी वजह से कुछ हुआ तो न्यूरल रेगुलेशन हो गया, ठीक है। अगर हार्मोन अगर कोई रिलीज हुआ है जो ब्लड में जाके और टारगेट ऑर्गन, हार्मोन जो है वो लोकल साइट पे नहीं सिक्रेट होते, डक्टलेस होता है सिक्रेशन हार्मोन। एंडोक्राइन मतलब कि वहां से सिक्रेट हुआ, ब्लड में गया, ब्लड से टारगेट ऑर्गन में गया, एंडोक्राइन जो सिक्रेशंस हैं। एंड लास्ट है पैराक्राइन सिक्रेशन। मतलब क्या है कि 2-3 सेल हैं, ठीक है, इनमें से एक सेल ने कुछ सिक्रेट किया और वो नेबरिंग सेल के ऊपर जाके बाइंड करके कुछ इफेक्ट दिखा रहा है, मतलब पड़ोसी के पास जाके इफेक्ट दिखा रहा है। नेबरिंग सेल पे अगर है तो वो है पैराक्राइन रेगुलेशन, ठीक है। पैराक्राइन हम सिर्फ गैस्ट्रिक एसिड में पढ़ेंगे, बाकी न्यूरल ह्यूमोरल आपको हर जो भी आप इंटेस्टिनल जूसेस या कोई भी बाइल सिक्रेशन पैनक्रेटिक वो आपको बताने पड़ेंगे, ओके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की इस वीडियो में हमने कंप्लीट ओवरव्यू ले लिया है, जिसमें हमने देखा है स्ट्रक्चर, हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी देखा, हमने एंटेरिक नर्वस सिस्टम का आइडिया भी लिया, उसकी माइन्यूट डिटेल्स भी देखी और रेगुलेशन पार्ट भी देखा कि कैसे होता है। तो अगर बाय चांस आप पूरी वीडियो कोई देख ना पाए इनमें से, तो भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन परफॉर्म करना है। ये सिर्फ ओवरव्यू था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो क्या होती हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी, एक एक करके हम सारा डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी टू परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम और टू स्टार्ट जीआईटी फिजियोलॉजी एटलीस्ट, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, बाय बाय।